नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जो कहानी नरेंद्र मोदी के साथ 2014 में शुरू हुई थी, वो 2024 में समाप्त हो चुकी है। जिस कहानी का मैं जिक्र कर रही हूं, वो कहानी है विभाजनकारी राजनीति की, हिंदू बहुसंख्यकवाद की राजनीति की। जिसकी ज्यादा तादाद होगी, उसकी ज्यादा दादागिरी चलेगी। इस राजनीति को जनता ने पूरे तरीके से परास्त कर दिया इस चुनाव में। और अगर ऐसा नहीं होता तो वाकई नरेंद्र मोदी को अब की बार 400 पार सीटें आती। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी और जो भगवा संगठन है और जो ये बहुसंख्यकवादी जो ताकतें हैं, लगातार ये विश्वास दिलाना चाहती हैं, शायद अपने आप को विश्वास दिलाना चाहती हैं कि इस तरह की जो ये राजनीति है, ये गुंडागर्दी वाली जो राजनीति है, वो लगातार चलती रहेगी अब 2024 के चुनाव नतीजों के बाद भी। यानी इस बात का सबूत इस बात से सबसे ज्यादा मिल सकता है कि जिस राम के नाम पर राजनीति की लगातार 1 2 4 साल नहीं बल्कि कई दशकों से संघ परिवार जो राजनीति कर रहा था, उस जगह पर जब अयोध्या में मंदिर बन गया तो अयोध्या की जनता ने नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी बीजेपी को और संघ परिवार के पूरे एजेंडे को हरा दिया। इससे ज्यादा इस बात का सबूत और आपको क्या मिलेगा कि ये हिंदुत्ववादी बहुजन जो बहुसंख्यकवादी और साथ ही जिस तरह की ये राजनीति थी, उसकी हार थी। लेकिन उसके बाद आप देखिए 2 घटनाक्रम पेश आ रहे हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखिए महाराष्ट्र का कोल्हापुर और साथ ही आप देखेंगे मध्य प्रदेश का धार। इन दोनों जगहों पर वही पिछले 10 साल वाली राजनीति की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि भगवाधारी गुंडे गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। सरेआम भारत की जो न्याय व्यवस्था है, जो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, इसके अलावा भारत का जो संविधान है, भारत की पुलिस से अदालत है, उनका खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ ये, अब मैं कोल्हापुर से सटे हुए विशालगढ़ किले का जिक्र कर रही हूँ। दूसरी तरफ आप ये देखिए मध्य प्रदेश का धार, जहां पर एक जमाने से एक डिस्प्यूट चल रहा था, उस पर एएसआई की इस तरह की रिपोर्ट आई है, जिससे साफ तौर पर आप ये देखिए कि जो हिंदुत्ववादी ये संगठन है, इनको एक तरह से नया हथियार मिल गया। कि सिर्फ अभी तक हम कहते थे कि अयोध्या के बाद अभी मथुरा काशी बाकी है, तो ये दूसरी जो मस्जिद है उसका हम जिक्र कर रहे हैं कि भोजशाला कमाल मौला जो कॉम्प्लेक्स है, जहां पर मंदिर भी है और मस्जिद भी है, इसको ऊपर एएसआई की जिस तरह की रिपोर्ट आई है, साफ तौर पर एक हैंडल, एक हथियार दे दिया गया है संघ परिवार को कि आइए अब इस पर बातचीत करते हैं और फिर से लोगों के जो जहन गुमान है, जो उनका दिल है, उसमें एक दरार डालने की कोशिश करते हैं और इस बहाने ऐसी राजनीति करेंगे कि अब आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो चुनाव उत्तर प्रदेश के होने वाले हों कुछ ही दिनों बाद, कुछ सालों बाद, इसके अलावा जो महाराष्ट्र है वहां तो बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। तो ये जो इंसिडेंट है महाराष्ट्र का, इसको आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा मुख्य धारा की मीडिया में ये प्रकाश में भी नहीं आया। इसको काफी घंटे गुजर चुके हैं, 14 तारीख का ये इंसिडेंट है, उसके बावजूद भी हिंदी मीडिया तक पहुंचते पहुंचते आप ये देखिए कि ये वक्त आ गया है। यहाँ पर 1 2 4 नहीं बल्कि कई सौ लोगों की पागल भीड़ ये यहाँ पर चढ़ गई है और ये कह रही है भीड़, ये कहते हुए चढ़ी कि हम अतिक्रमण के खिलाफ हैं। इस किले का जिक्र हो रहा है जो ये कोल्हापुर से सटा हुआ इलाका है और वहां पर आम लोगों के जो घर हैं, उनकी दुकानें हैं, उन सब में तोड़फोड़ की गई। इससे कई लोग जख्मी हुए हैं, यहाँ तक कि 1 दर्जन पुलिस वाले तक भी जख्मी हुए हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो जख्मी हुए हैं। 14 तारीख की ये घटना है और कहा यह जा रहा है कि ये माना जा रहा है कि 1 साल से ये पूरा तथाकथित आंदोलन चलाया जा रहा था जो शाहू जी महाराज हैं उनके ऊपर, और कि उनके किले के को पे हट से आसपास से हम एनक्रोचमेंट यहाँ से हटाएंगे और इसलिए ये आंदोलन चला रहे हैं। और ये कोई मामूली किसी छोटे मोटे छुट भैया गुंडे की घटना नहीं है। ये वो व्यक्ति हैं जिनका अभी अभी राज्यसभा का टर्म उनका खत्म हुआ है। राज्यसभा के आदरणीय ऑनरेबल सदस्य रह चुके हैं ये व्यक्ति, ये कर रहे हैं राज्यसभा के एमपी। इनका नाम है संभाजी राजे। और आप ये सोचिए, इनके समर्थकों ने ये पूरा ये आंदोलन चला रहे थे कि अतिक्रमण हटाया जाएगा। ये तस्वीरें आप ये देखें, अपने आप में बेहद हैरान, परेशान और दुख देने वाली तस्वीरें हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कहानी 2024 के चुनाव तक खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन लगातार आग में घी डालने का संघ परिवार के लोग ये काम कर रहे हैं। और इसके अलावा उनका ये कहना था कि हम इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि प्रशासन इस पर कदम नहीं उठा रहा है और जो अतिक्रमण हो रहा है इस किले के इर्द गिर्द, उसको खत्म करने की कोशिश नहीं हो रही है। ये शाहूवादी कहलाया जाता है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का और कोल्हापुर शहर से ये 75 किलोमीटर दूर है। अब इसके अलावा लगातार इस तरह की सक्रियता दिखाते रहे हैं संभाजी राजे
और इनको ये कहा जाता है कि कोल्हापुर की ही जो शाही परिवार है उससे इनका संबंध है। ये 13वें डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, ये मराठा जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनके महाराज के, और ग्रेट ग्रैंडसन हैं, यानी परपोते कहलाए जा सकते हैं, जो राजा ऋषि छत्रपति शाहू हैं कोल्हापुर के। यानी कि अच्छे खासे सभ्य और इज्जतदार घराने से आते हैं, राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं। उसके बावजूद आप ये देखिए कानून को हाथ में लेकर किस तरह से सैकड़ों लोगों की भीड़ पहुंच गई। मस्जिद पर हमला हुआ, दरगाह पर हमला हुआ, लोगों की दुकानों पर हमला हुआ, लोगों के घरों पर हमला हुआ, कई लोग जख्मी हो गए, पुलिस वाले जख्मी हो गए। जो पत्रकार हैं उनको चाकू दिखाया गया, चाकू की नोक पे उनसे कहा गया कि आप यहाँ पत्रकारिता नहीं कर सकते, रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। अब खबर ये आ रही है कि 21 लोगों को इस बारे में गिरफ्तार कर लिया गया है कोल्हापुर की पुलिस के जरिए। और बताया जाता है कि पुलिस का काम बहुत बेहतरीन रहा, वरना इससे कहीं ज्यादा आप सोचिए सैकड़ों लोगों की भीड़ कितनी तबाही ला सकती थी। लेकिन पुलिस का काम बेहतरीन रहा, और जिसकी एक तरह से उन्हें खमियाजा भी भुगतना पड़ा कि खुद कई पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए हैं। एफआईआर दर्ज की गई है 500 लोगों के खिलाफ। अब ये जो हिंदुत्ववादी संगठन है, ये महाआरती इन्होंने निकाली है, यानी कि हर रोज एक तरह से आप सोचिए कि धर्म के नाम पर, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर, उनकी आस्था के नाम पर, 100 करोड़ लोगों की आस्था के नाम पर कुछ मुट्ठी भर जो गुंडे हैं, ये किस तरह से दूसरे समुदायों को दबाकर और हिंदुओं को ये बताना चाहते हैं कि उनका गौरव वापस लाना चाहते हैं। अब इसी मामले में आप ये देख लें, जिस किले का जिक्र हो रहा है, ये 17वीं शताब्दी का ये किला है, इसका कह रहे हैं कि इसका गौरव वापस लाना चाहते हैं, इसके इर्द गिर्द अतिक्रमण हटाया जाएगा, इस पर हम आंदोलन हम कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले को देखें तो ये विशालगढ़ अतिक्रमण के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी आंदोलन ये चलाया गया शंभाजी राजे छत्रपति, इन्हीं के सपोर्टर्स और इनके खुद के जरिए। और मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर इनको ये आश्वासन दिया कि अतिक्रमण ये हटाया जाएगा, और उसके बाद इन्होंने अपना ये विरोध प्रदर्शन वापस लिया। यानी मुख्यमंत्री जिनको कि इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनकी पुलिस को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, बाकायदा एकनाथ शिंदे आके उन्हें आश्वासन दे रहे हैं, क्विंट की रिपोर्ट कहती है, और उसके बाद ये विरोध प्रदर्शन अपना वापस ले रहे हैं। तो ये रविवार की सुबह की घटना है, जबकि ये कुछ गुंडे यहाँ पर आ गए एक्टिविज्म के नाम पर कि यहाँ पर ये अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, और जय श्री राम के नारों के साथ ये यहाँ पर मौजूद हो गए। सोचिए श्री राम का नाम किस तरह की हिंसा के लिए बार बार पिछले 10 साल में इस्तेमाल हुआ है, और लगता है इसी तरह से जारी रखने का पूरा इरादा है इस पूरे परिवार का। और जो रहमान मलिक दरगाह है वहां पर पत्थरबाजी शुरू की, वहां जो आम लोग थे उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की, और उसके बाद पुलिस ने यहाँ पे पुलिस आ गई, पूरे इलाके की घेराबंदी यहाँ पर कर दी गई। और इसके अलावा जो वहाँ भीड़ थी उसने वहाँ दुकानों और जो वहाँ पे घर थे उनको, जो आसपास बसे हुए जो गांव हैं वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। और जो गाजापुर इलाका है यहाँ पर कई जगहों पर आग भी लगा दी गई। इसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये जो विरोध प्रदर्शन वापस लिया सिर्फ मुख्यमंत्री के बाद से ही। और इसके अलावा एक और हैरानी की बात आप ये देखिए कि बार बार जब किसी बात को ये कहा जाता है कि ये इलीगल चीजें हैं, हम यहाँ पर इनको हटा रहे हैं, इलीगल दुकानें, इलीगल मकान, यहाँ पर भी अचानक 35 इलीगल ठिकाने मिल गए, 35 इलीगल दुकानें मिल गई, उनको ढा दिया गया इसी वक्त में, जबकि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पूरा संकट है यहाँ पर, जहाँ कुछ लोग जख्मी हैं, पुलिस वाले भी जख्मी हैं, सैकड़ों की भीड़ आकर मंदिर, मस्जिद पर और दरगाह पर, घरों पर, दुकानों पर हमला कर रही है। ऐसे में प्रशासन के पास इतनी फुर्सत भी मिल गई कि उसी वक्त जो जिनको कहा जा रहा है तथाकथित गैर कानूनी ये ठिकाने थे, दुकानें थी, इनको डिमोलिश कर दिया गया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अभी जो 35 की तादाद है जिनको कि ढाया गया है, ये मैं आपको बता रही थी कि दुकानें हैं जिनको ढाया गया रविवार की ही रात को, यानी रविवार की सुबह का एक किस्सा है, उसी रात को ये दुकानें भी ढा दी गई। अब किसको ये पनिशमेंट देने की कोशिश हो रही है ये आपको जाहिर समझ में आ रहा होगा। इस वक्त मेरे सहयोगी जीशान हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मैं समझने की ये कोशिश करूंगी कि आखिर जो ये पूरी पॉलिटिक्स है इस इलाके की, अभी जो लोकसभा के चुनाव जो गुजरे हैं इसमें महाराष्ट्र में भी एक तरह से काफी मैं कहूंगी कि धक्का मिला है बीजेपी को और बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को। तो ये कोल्हापुर और उसके आसपास का जो इलाका है और महाराष्ट्र का ये इलाका, इसकी राजनीति को हम कैसे समझेंगे? जीशान, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस इलाके में जीत हार अगर देखें तो इधर जो गठबंधन था कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के जरिए जो लीड किया हुआ था एनसीपी, और दूसरी तरफ हम देखें भाजपा और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, किस तरह से इनको फायदा नुकसान हुआ इस चुनाव में? पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ
क्या समीकरण रहा लोकसभा के चुनाव में। तो ये महाराष्ट्र का पश्चिम महाराष्ट्र इलाका कहा जाता है, वेस्टर्न महाराष्ट्र। इसमें 7 लोकसभा सीटें आती है और पारंपरिक एक कांग्रेस का गढ़ रहा था, लेकिन 2014 के बाद इस गढ़ में छेंद आ गई थी और यहाँ पर बीजेपी जीतती रही थी लगातार 2 टर्म। लेकिन इस बार के चुनाव में, 2024 वाले चुनाव में, ये जो 7 सीटें हैं पश्चिम महाराष्ट्र की, उसमें से 5 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है और सिर्फ 2 ही पे वो जीत पाए थे। तो एक तरीके से बीजेपी का पश्चिम महाराष्ट्र से सफाया क्या कह सकते हैं, सफाया भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 इलेक्शन तक वो लगातार डोमिनेट करते रहे और अब इस इलेक्शन में वो पश्चिम महाराष्ट्र के इलाके से हार गए। लेकिन मैं यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट करना चाहता हूँ इस पूरे वाकये के, कोल्हापुर में जो वाकया हुआ विशालगढ़ में, कि सबसे पहली बात, ये जो अटैक हुआ वो एक तरीके से हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तार तार करने वाली बात है, क्योंकि महाराष्ट्र हम जानते हैं फुले शाहू अंबेडकर की संस्कृति के साथ महाराष्ट्र आता है। जिन्होंने अटैक किया, जो शाहू संभाजी महाराज जो है, वो भी शाहू महाराज की लेगेसी लेकर आते हैं। और शाहू महाराज वो व्यक्ति है जिन्होंने कुरान का मराठी में ट्रांसलेशन किया, जिन्होंने अंबेडकर को रिजर्वेशन दिया, जिन्होंने अंबेडकर को स्कॉलरशिप दी, जिन्होंने दलितों को रिजर्वेशन की शुरुआत शाहू महाराज ने की। तो इतने पुरोगामी फैमिली से आने के बाद कोल्हापुर में ऐसा कुछ होना, एक तो ये पहली बात मुझे ये लगती है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो महाराष्ट्र जाना जाता है महाराष्ट्र, उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा धक्का पहुंचा है इससे। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से प्रशासन ने इस पर रिएक्ट किया है, जैसा आपने अभी कहा कि ये जब माहौल एक तरीके से गर्म है और हर तरफ अटैक हुआ है और लोग अपने आप को संभलने की कोशिश कर रहे हैं, इतने में एकनाथ शिंदे की सरकार ने 35 दुकानें और ढहा दी, जबकि ऐसा कोई हाईकोर्ट से आदेश नहीं था। तो ये एक बड़ा ही चौंकाने वाला किस्सा है। और तीसरी बात ये कि इसका परिणाम, आप जो सवाल पूछ रहे थे पॉलिटिक्स पर कैसे होगा, तो आप देखिए कि ये जो पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका है या बाकी इलाके भी है इस तरीके के, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो यहाँ पर कांग्रेस कभी भी वापसी कर सकती है, ऐसा डर राइट विंग फोर्सेस को हमेशा रहा है। तो इस वजह से इन्होंने एक तरीके से, आप देखेंगे कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई इसी पर्सपेक्टिव को लेकर, नफरत, ये कि पिछले 2 साल से आप देखेंगे महाराष्ट्र में कॉन्सेंट्रेटेड कैंपेन चल रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड कैंपेन ये चल रहा है कि जो महाराष्ट्र, पुरोगामी महाराष्ट्र जाना जाता है, जहां पर सभी जाति धर्मों की इज्जत होती है, इसी आइडिया को तहस नहस करने का एक बहुत बड़ा प्लान है। और ये एक उसी प्लान का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जो सकल हिंदू समाज करके एक संस्था है जो कि एकदम से उभर आई है, जिसका कोई अता हिस्ट्री नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं है, और ये संस्था जगह जगह जाके हिंसक आंदोलन करती आई है पिछले 3-4 साल से। और कहीं ना कहीं ये जो कोल्हापुर की घटना है, इसी का एक ऑफशूट हम इसको मान सकते हैं। और रही बात पॉलिटिकल यानी इलेक्टोरल राजनीति की, तो जो 5 सीट यहाँ पर बीजेपी हारी, एक बहुत बड़ा धक्का था बीजेपी के लिए। और ऑल्दो बीजेपी का डायरेक्टली इस हादसे में हाथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये राइट विंग फोर्सेस जो है, ये एक प्रॉक्सी की तरीके से काम करती है बीजेपी की। इनके सभी जो लोग हैं एक प्रॉक्सी है बीजेपी की, ये हमें सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि सारी बातें बीजेपी की लाइन पर करते हैं, सिर्फ हिंसा ज्यादा करते हैं, क्योंकि बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी शायद उन पे वो हिंसा का प्रतिबंध आ जाता है। लेकिन ये जो लोग हैं सारे बीजेपी के प्रॉक्सीज के जैसे एक्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा शक है कि क्या कहीं ना कहीं इनको एक डर है कि विधानसभा चुनाव में जो लगभग 30-40 सीटें इस इलाके से आती है, इस पे कहीं ना कहीं बीजेपी का सफाया हो सकता है, ऐसा डर हो, और शायद इसी वजह से हुआ हो। लेकिन इतना एक पॉलिटिकल शायद कारण हो भी, लेकिन जो हो रहा है आज, जो हुआ, वो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने वहाँ के लोकल है, भारती पवार एक रेसिडेंट है, उनसे हमने बात की, वहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग करने गई थी, उन्होंने वहाँ के लोकल से बात की, और जिस तरीके से, जिस आवाज में उन्होंने मुझे बताया, वो बिल्कुल ही अपने मुंह से शब्द नहीं निकाल पा रही थी, उनकी बहुत ही धीमी आवाज आ रही थी। वो कह रही थी कि कोल्हापुर में उन्होंने अपने जीवन काल में कभी इतनी दयनीय स्थिति नहीं देखी। तो किस तरह से जमीन पर लोगों की दिल दिमाग पर जो जख्म पैदा करने का काम ये ताकतें करती हैं। और आपकी बात से पूरी तरह मैं सहमत हूं कि खाद पानी जुटाने का काम, बीज बोने का काम, उसके बाद खाद पानी जुटाने का काम, जब फसल तैयार हो जाती है उस फसल को काटती है भाजपा। तो सड़क पर, जमीन पर ये लोग एक तरह से उनके सैनिकों, फुट सोल्जर्स की तरह काम करते हैं और कहते हैं अपने आप को कि सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, हिंदू गौरव को वापस ला रहे हैं, शाहू जी महाराज का जिक्र करते हैं। इसके अलावा तमाम तरह की सैकड़ों साल पुरानी चीजों को लेकर आते हैं। और यही वाकया मध्य प्रदेश का भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसका जिक्र मैंने इसी वीडियो की शुरुआत में भी आपको कहा था कि कैसे गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये आपने मिसाल सुनी होगी
लेकिन यही नीति है, ये जो हमारी सरकार है, फिलहाल जो ताकत, जो पॉलिटिकल पावर है हमारे देश में, उसकी, उस आइडियोलॉजी की सिर्फ यही एक तरह से, उसके अलावा शायद उसे कुछ नहीं आता, वो है गड़े मुर्दे उखाड़ना। ये पार्टी कहती जरूर है कि 2047 का कार्यक्रम, नरेंद्र मोदी जी चुनाव जब प्रचार कर रहे थे तो 1000 साल का मॉडल तैयार कर रहे थे, लेकिन लेके जाते हैं वापस। अभी आपको मैंने 17वीं शताब्दी के किले का जिक्र बताया, और ये दूसरी जो बात कर रही हूँ, ये 14वीं शताब्दी का ये कॉम्प्लेक्स है, ये मस्जिद है। यानी आप सोचिए 14वीं शताब्दी का, जिसको और हर जगह को डिस्प्यूटेड बना देने का ये जो कार्यक्रम है कि अदालतों में इन मामलों को खींच के ले जाइए, इसके बावजूद भी कि साफ तौर पे देश में कानून है जो 1991 में बना था कि जो 1947 में जो धार्मिक स्थान जिसका था उसी का बना रहेगा, उसको बदला नहीं जाएगा। वरना तो इस देश में सैकड़ों, हजारों, लाखों मंदिर और मस्जिद हैं, इन पर लगातार डिस्प्यूट होता रहेगा, लगातार झगड़ा होगा, अदालतें हमारी पड़ जाएंगी इन्हीं झगड़ों से। और इसीलिए ये कानून बनाया गया था कि यथास्थिति बना के रखी जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि एएसआई की रिपोर्ट आ गई है, और ये जो धार का मामला है, ये भोजशाला और कमल मौला कॉम्प्लेक्स का जो पूरा इशू है मध्य प्रदेश का, इसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अयोध्या में हार गए हैं, मथुरा काशी अभी बाकी है, बार बार बोला जा रहा है, वो भी हम जानते हैं कि मामला अदालत में है, और अब ये मध्य प्रदेश का नया मामला ये उखाड़ दिया गया, फिर गड़ा मुर्दा उखाड़ा गया है। 17वीं शताब्दी उधर महाराष्ट्र में, 14वीं शताब्दी का ये मामला है, अभी तक अरेंजमेंट ही था, ये मामला अभी अदालत में है। और ये रिपोर्ट सौंपी है एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और हम जिस तरह से हमारी तमाम जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, इनकी भी काम काज पर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं एएसआई को लेकर भी, कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके जो विचारधारा का, जो उसका पूरा आइडियोलॉजिकल एजेंडा है, उसको फायदा पहुंचाने की दिशा में ये संस्थाएं काम कर रही हैं। तो अभी भी आप ये देखिए कि इसमें हफ्ते में एक बार मुस्लिम पक्ष इबादत किया करता था और हिंदू पक्ष पूजा किया करता था। हिंदू पक्ष की मांग ये है कि पूरा का पूरा ये कॉम्प्लेक्स उसी को सौंप दिया जाए। यानी पूरे तरीके से आप ये देखिए पिछले 70 साल से ये पूरा कॉम्प्लेक्स एएसआई से ही जरिए प्रोटेक्टेड है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये प्रोटेक्टेड है। यानी कि जैसे कि ताजमहल प्रोटेक्टेड है, यानी संरक्षित है, या फिर कुतुब मीनार जिस तरह से संरक्षित है, ऐसे ये कॉम्प्लेक्स भी संरक्षित था। लेकिन लगातार हिंदू समूह जो हैं वो ये कहते रहे हैं कि हमको ये पूरा सौंप दिया जाए। तो ये भोजशाला मंदिर और कमाल मौला जो मॉस्क है, मध्य प्रदेश का ये पूरा मामला एएसआई की इस रिपोर्ट के साथ इसको फिर से ताज़ा करने की कोशिश हो रही है। 15 जुलाई को ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है हाई कोर्ट में, और कोई नई बातें इसके जरिए नहीं लाई गई हैं, लेकिन नया जरूर इसमें कुछ खोजने की कोशिश हो रही है, जिसके जरिए ये इस विवाद को तरोताज़ा किया जाए, लोगों को बताया जाए, उनको उनकी धार्मिक पहचान के बारे में बार बार याद दिलाया जाए, ताकि जो हिंदू हैं वो ये भूल जाएं कि उन्हें रोजगार चाहिए, मुसलमान हैं वो भूल जाएं कि उन्हें शिक्षा चाहिए। यानी भारत के नागरिक ये भूल जाएं कि बेरोजगारी, महंगाई, विकास के तमाम मुद्दे, उनकी रोजमर्रा के जीवन के मुद्दे, ये सब भूलकर सिर्फ ये याद रखें कि वो हिंदू हैं और वो मुसलमान हैं। उन्हें मंदिर की बात करनी है, उन्हें मस्जिद की बात करनी है, रोजगार की बात नहीं होनी है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।